हम ऐसा चाहते हैं कि देयर इज़ मैजिक इन लाइफ। वो ठीक है कि मैजिक का मतलब है कि ज़िंदगी में अचानक ऐसे बदलाव आए हाँ, जो ज़िंदगी को सीसॉ जैसा बना दें, या कुछ ऐसा जो हमारी शक्तियों के परे है, जो फेथ या रिलीजन भी यही कर रहा है ना, कि हम जो आदमी कुंभ में जाता है अपनी सारी समस्याओं की गठरी साथ में लेके, क्योंकि वो मानता है कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जी, जो मेरी समस्याओं को सुलझा सकती है, और वो उस शक्ति का होना रेलेवेंट नहीं रहता है, उसमें मान्यता भरोसा शक्ति देती है मुझे कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, और शायद वो मेंटली हमको प्रिपेयर करता है। बट आपने क्योंकि और जो चीज़ें बताई, द ह्यूमन माइंड, जिसको आप मतलब अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं समझ पाए हैं। फिर वैसे दो बातें हैं जी। एक तो ये कि लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हो। देखिए, जादू धर्म इंसान के अलावा किसी स्पीशीज में नहीं है। राइट। वी आर द ओनली स्पीशीज हैविंग सच बिलीफ्स। जी। इसके कारण ये है कि एक तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा बौद्धिक विकास इतना हो गया है कि हम सोच पाते हैं कि कारण होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। अब जैसे एनिमल्स को ये नहीं समझ में आता कि कारण क्या चीज़ है, वो कॉजेशन नहीं समझते। अब एक हमारे घर में छोटा सा कुत्ता है, मान लीजिए बिल्ली है, कोई है, वो चीज़ों को रोमांच के रूप में देख रहा है। बहुत बेसिक लेवल पे कॉजेशन समझ में उसको आना शुरू हुआ है कि जैसे बेल बजी, पावलोव ने फिर आया, हाँ, जो पावलोव ने किया उतना समझ में आता है। राइट। पर वो उस लेवल तक नहीं सोचता कि मैं हूँ, मेरा भी कारण होगा, ये घर है, इसका भी कारण होगा, कारण क्या होगा, कारण को कार्य से बड़ा होना चाहिए। आप पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी से तेल नहीं बना सकते, तो कारण कार्य की नेचर सेम होनी चाहिए, इतना वो नहीं सोचेगा। 70,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स पहली बार कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के लेवल पे आई। ये पृथ्वी 1400 करोड़ साल पुरानी है लगभग, बिग बैंग अगर बेस मान लें। 1400 करोड़ साल में से 1399 करोड़ 99 लाख 30,000 साल जिसमें किसी भी स्पीशीज के पास बुद्धि नहीं है। 70,000 साल पहले मनुष्य के हमारे जो पूर्वज थे, उसमें भी कई तरह के पूर्वज थे, उनको बुद्धि आनी शुरू हुई, जिसको होमो सेपियंस कह देते हैं। सेपियंस किताब में इस पर बड़ा अच्छा इन्होंने जिक्र किया है। अब धीरे धीरे करीब 10,000 साल पहले हमारी जब कृषि क्रांति हुई, उसके बाद से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। ले दे के सारा धर्म, सारा विज्ञान, सारा दर्शन, इसका इतिहास बहुत पीछे भी जाएं तो मैक्सिमम 4-5 हज़ार साल का है। हम कहते हैं कि वेद 5,000 साल पुराने हैं, तो वो ओल्डेस्ट रचनाएं हम मानते संसार की हैं जी। उसके पीछे तो कुछ नहीं है जी। अब ये 5,000 साल का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोगों का है, मनुष्यों का है, हम लोगों ने इतना दिमाग हासिल कर लिया कि हमें लगता है हर चीज़ का कारण है और दुनिया का भी कारण होना चाहिए। वो क्या है नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर नहीं पता तो हमने कहा कुछ तो होगा ही, उसका नाम रख दिया भगवान, उसका नाम ईश्वर रख दिया, और सभी धर्मों ने अपने अपने व्याख्या उसकी कर दी। वो सारी व्याख्याएं उनके हिसाब से सब्जेक्टिव व्याख्या हैं, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ उसमें है नहीं। फिर हमें रहस्यात्मक अनुभव भी होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पागलों की तो हरकत करते हैं, किसी के अंदर किसी की आत्मा चढ़ जाती है, ऐसा भी देखते हैं, भूत प्रेत महसूस होता है, पैरानॉर्मल जिसको हम कहते हैं। और जब तक हमें कुछ आइडिया था नहीं, तब तक हम ये मान के चल रहे थे कि आत्मा निकल के किसी और शरीर में चली गई, क्योंकि मनुष्य भी क्या करे बेचारा, अपनी रीजनिंग से जो सोच पा रहा है सोच रहा है। मुश्किल से पिछले 30-40 साल में न्यूरो साइंस इस लेवल पे आई है कि हम ब्रेन को, उसके पार्ट्स को स्टडी कर पा रहे हैं। जो EEG टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, जो करंट है वो कहाँ से निकला, कहाँ ट्रेवल कर रहा है न्यूरॉन्स की मदद से। अब पहली बार हमें ठीक से पता है
कि हमारी याददाश्त दिमाग के इस हिस्से में है, हमारे मौलिक विचार दिमाग के इस हिस्से में है, हमारी जो रीजनिंग है वो दिमाग के इस हिस्से में है, क्रिएटिविटी सारा पता है। पहली बार पता लगा। अभी भी उसके अंदर के रहस्य नहीं सुलझे हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा पता लग गया है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो जनरली लॉजिकल कामों के लिए है, राइट वाला क्रिएटिव कामों के लिए है। अब सोचिए कि एक एक्सपीरियंस मिस्टिसिज्म है। मैं आजकल इस पे पढ़ रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 किताबें रखी हुई हैं पढ़ने के लिए। एक किताब 4 दिन पहले मंगवाई है, 19 वेज टू लुक एट कॉन्शियसनेस। वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब मैंने पढ़नी शुरू की है। मैं 6 से 8 महीने में कॉन्शियसनेस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं सारा स्टडी कर रहा हूँ, धर्म कर चुका हूँ स्टडी, दर्शन कर चुका हूँ, विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है वो स्टडी कर रहा हूँ अभी। अब एक एक्सपीरियंस ये होता है कि जब हमें लगता है कि हम और ईश्वर एक हो गए हैं पूरी तरह से, इसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं दर्शन में। ये एक्सपीरियंस सबको हुआ, महात्मा बुद्ध को हुआ, महावीर जी को हुआ, कबीर दास ने इतना लिखा इस एक्सपीरियंस के बारे में, रहीम ने लिखा है, गुरु नानक ने लिखा है, सब ने लिखा है। हम कैसे मान लें कि वो गलत कह रहे थे, सही कह रहे होंगे। लेकिन अब साइंस में कुछ लोग क्या बता रहे हैं, न्यूरो साइंस में, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे ब्रेन में होती हैं जब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का कनेक्शन आपस में एस्टेब्लिश हो जाता है, और उस समय के एक्सपीरियंसेस दुनिया के सामान्य एक्सपीरियंसेस से एकदम अलग हो जाते हैं। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना नया है, इनएक्सप्लिकेबल है, इनडिस्क्राइबेबल है, तो हमें अंत में लगता है ये सीधे ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जो मेरी समझ इस मामले में, मैं तो एग्नोस्टिक व्यक्ति हूँ। एग्नोस्टिक का मतलब है कि मुझे पता नहीं ईश्वर है या नहीं। पता लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं पता लगेगा तो कोई बात नहीं, उसके बिना हमारा काम चल रहा है। तो अथीस्ट भी हाँ। पहले मैं अथीस्ट था। अथीस्ट होना मेरे ख्याल से थोड़ा बचपना है। ये कहना कि भगवान नहीं है उतना ही बचपना है जितना ये कहना कि भगवान है, क्योंकि आपको ना ये पता है ना वो पता है। आपको सिर्फ ये पता है कि आपको कुछ नहीं पता है। तो ईमानदारी कोई शक्ति है, होनी चाहिए, कोई ताकत चला रही है जो दुनिया, कोई शक्ति होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन उसको जानने में शायद 10,000 साल लग जाएंगे। हाँ, और हमारे जीते जी तो नहीं होने वाला, इतना हम मान के चल सकते हैं। यही मेरा ये भी मानना है कि जी कोई तो है जी। सॉरी हाँ। तो अब क्या है कि क्योंकि अंतिम रहस्य हम नहीं जानते, वहां तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। एक रास्ता है विनम्र रास्ता, कि तुम जो भी हो, हम तुम्हारे दास हैं, स्वामी हैं, कृपा करो, दया करो, हम तुम्हारे ही हैं। ये धर्म है। और धर्म का रास्ता जनरली विनम्रता का, डिवोशन का, आत्म जिसको बोलेंगे कि खुद को दांव पे लगा देना। वो बराबरी का रिश्ता नहीं है, बराबरी का, वो एक टू द मास्टर ड्रेसिंग, खुद को छोटा मानना। जी जी। कहीं कहीं बराबरी का, जैसे हिंदी भारतीय परंपरा में आप देखिए नवधा भक्ति की बात होती है, उसमें सख्य भक्ति भी है, प्रेमा भक्ति भी है। हाँ। इसलिए कृष्ण की भक्ति जब राधा करेंगे तो वो दास्य भाव से नहीं करेंगे। तुलसीदास जब राम की भक्ति करेंगे तो क्या बोलेंगे, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो मुझसे कोई खोटा नहीं है, मुझसे कोई छोटा नहीं है, राम से बड़ा कोई नहीं है। और जब कबीरदास भक्ति करेंगे राम की, तो कहीं कहीं तो बोलते हैं वो भी, मैं तो कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं, कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, जहाँ खींचेंगे मैं चला जाऊंगा, मेरा नाम मोतिया है। पर जब वो इश्क वाले मूड में आते हैं, तो चाहे वो हो, चाहे सूफी लोग हों, चाहे सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण की बात हो, फिर भगवान से प्रेम का संबंध बनता है। और जब राधा कृष्ण की बात कर रही है तो वहाँ फिर वो दास्य वाला भाव नहीं है। या कबीर जब कह रहे हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो ये जो भाव है ये बराबरी का भाव है। और भारतीय परंपरा तो इतनी कमाल की है, उसमें आप भगवान को छोटा बच्चा मान के भक्ति कर सकते हैं। जब यशोदा प्यार कर रही है कृष्ण को, या यशोदा वाले भाव से जन्माष्टमी के दिन जो महिलाएं अपने बच्चे को कृष्ण बनाती हैं छोटा सा, वो बाल भक्ति है, ईश्वर के बच्चे वाले रूप की भक्ति है। अयोध्या के मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है वो बाल रूप वाली मूर्ति है। तो ये तो वैरायटी ऑफ डिवोशन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है, जो आमतौर पर बाकी परंपराओं में उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ जन्म से, इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म का दर्शन मैंने सारे धर्मों को रिलेटिवली स्टडी किया है, कंपैरेटिवली। तो रहस्यों की दुनिया को
भक्ति भाव से टच करना धर्म है, रहस्यों की दुनिया को दिमाग से टच करना दर्शन है। अब लॉजिक तलाश रहे हर चीज में, उसी रहस्य के उत्तर की तलाश एम्पायरिकल बेसिस पे करना विज्ञान है, कि हम विज्ञान से सच ढूंढ निकालेंगे। और उस शक्ति को अपने सामने झुकाने की कोशिश करना जादू है, कि मैं तो कंट्रोल करूंगा तो आप जादू कर रहे हैं, मैं झुक जाऊंगा तो आप धार्मिक हो गए, मैं जिज्ञासु हूं तो आप दार्शनिक हो गए, और मैं रिसर्च करके ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकालूंगा तो आप साइंटिस्ट हो गए। इसलिए जादूगर, साइंटिस्ट, दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति चारों की मूल समस्या एक ही है, उस उत्तर की तलाश, और उनकी बेसिक जरूरत अलग है। जैसे धार्मिक व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता नहीं कि अंतिम सत्य क्या है, उसको उस सुकून से मतलब है जो ये मानने से मिल जाता है कि भगवान है। वो चाहता है कोई बड़ी ताकत हो, मेरा काम चल जाए, मैं उसकी पूजा पाठ कर लूँ, मुझे तसल्ली रहे कि मेरे साथ वो है, मैं खुश हूँ। पर यह भी है कि आज से 100 साल पहले अगर किसी को टीबी होता था तो एक ही रास्ता बचता था कि मंदिर जाओ या चर्च में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। अब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जहाँ जहाँ साइंस ने हमारी असुरक्षाएं दूर कर दी, वहाँ वहाँ ईश्वर नहीं, डॉक्टर काम आता है। लेकिन जहाँ डॉक्टर नहीं कर पा रहे वहाँ ईश्वर काम आता है। तो ये भी डॉक्टर और ईश्वर के बीच का झगड़ा भी है। और हो सकता है कि आज से 100, 500, 1000 साल बाद वो स्थिति आ जाए कि लगभग हर मेडिकल इश्यू का समाधान हॉस्पिटल में ही हो जाए। बायोटेक्नोलॉजी से, डिज़ाइनर बेबी से वो चीज़ें हों, यूजेनिक्स से हों। 100-150 साल बाद ये हो सकता है कि बच्चे के जन्म से पहले ही कुछ जेनेटिक इंजेक्शंस उसकी माँ को दिए जाएं और बच्चा ऐसा हो कि वो स्वस्थ ही होगा। मेडिकल साइंस जिस गति से आगे बढ़ रही है, जी। पता नहीं भविष्य में क्या क्या होने वाला है। पर जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भी देखेगा। अब हम उम्र बढ़ने का मानते हैं कि वो तो नियति है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर नाम है उनका। वो आदमी रिवर्स एजिंग पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जेनेटिक साइंसेस का प्रोफेसर है। और वो आदमी आज मेरे ख्याल से 48 साल या 50 साल के आसपास है, और उसकी बायोलॉजिकल एज 30 के आसपास है। और वो कह नहीं रहा, सारे पैरामीटर्स पे चेक किया जा रहा है, और उसकी एज हर साल कम हो रही है। को 50 से 55 का होगा, इधर 30 से 25 का हो जाएगा। मतलब एज के जो पैरामीटर्स होते हैं, सारे पैरामीटर से डिफाई करता है, क्योंकि उसने वो ढूंढ लिया है कि एजिंग किन किन वजहों से होती है, मैं उसको डिफाई करूंगा। और ऐसा अकेले वो नहीं करे, कई लोग कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ समय के बाद ऐसे लोग देखें जिनकी उम्र 130 साल 150 साल है। और अगर बायोटेक ने एजिंग को रोकने का प्रोसेस ढूंढ ही लिया तो फिर तो कोई लिमिट है नहीं, फिर तो कछुआ भी छोटा पड़ेगा। क्या पता आज से 1000 साल के बाद लोग 400-400 साल के हों, 500 साल के हों। अभी अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। जब रोचक समय में जी रहे हैं हम। हाँ, बहुत ही रोचक समय है। इस पूरी सभ्यता के इतिहास में जितना रोचक समय हमें मिला उतना किसी को नहीं मिला। ये हमारी जो जनरेशन है ना, जिसने वो इस वाले फ़ोन से एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पहले मुझे गांधी जी, नेहरू जी से बड़ी जलन होती थी कि उनका टाइम बहुत रोचक था। अब मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा रोचक है। क्योंकि टेलीविज़न की शुरुआत मेरे जन्म के 2 साल बाद हुई, आपके जन्म के 2 साल बाद हुई, 1975 में जी। तो हम टीवी पूर्व युग के लोग हैं। जन्म के समय टेलीविज़न आया, हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते से 15 साल और लग गए। 1990 के आसपास हमारे घर में टीवी आया था पहली बार, 85-86 के आसपास। फिर हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी को कलर टीवी में कन्वर्ट होते देखा, और पहले आकाशवाणी सुन के टीवी तक पहुँचे थे। आप सोचिए, टेलीविज़न कलर्ड हुआ, वीसीआर आए, उसके 10 साल बाद पता लगा कि अचानक प्राइवेट चैनल्स आए, सैटेलाइट से काम करना शुरू कर दिया। सीडी डीवीडी के गलियारों से डीवीडी की दुनिया हुई, पेन ड्राइव हुआ। फिर पता लगा इन सब की जरूरत ही नहीं है, नेटफ्लिक्स से हो जाएगा। फिर पता लगा कि रियलिटी आप ऑगमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल बना सकते हैं। अभी जो नए वो वीआर और एआर के हेडसेट्स आए हैं, वो हमारे ज़माने में हो गया है। और जो गति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं बहुत चिंतित हूँ कि अगले 2-3 साल में क्या क्या होने वाला है। एक शख्स मुझसे मिलने आए
और उन्होंने कहा कि मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए काम करूँ। क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र के साथ आए थे, वो एक सरकारी नौकरी में भी हैं, वो चाह रहे हैं कि अब छोड़ के मैं केवल लेखन करूँ, और लेखन जो हमारा यूपीएससी जैसी दुनिया है उसके लिए लेखन करूँ। तो मैंने उन्हें कहा देखिए, क्योंकि आप मेरे बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात, कंटेंट राइटिंग की दुनिया 1 साल में खत्म हो गई, 1.5 साल में, लेकिन इतनी ही बची है। क्रिएटिव कंटेंट में फिर भी थोड़ा स्कोप है, नॉन क्रिएटिव कंटेंट में स्कोप मैक्सिमम 1 साल का है, खत्म होने वाला है। तो हमारे साथ काम करें या ना करें अलग बात है, असली बात है कि काम बदल लीजिए अपना, कुछ नया सीख लीजिए। उन्होंने पूछा क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा आप टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग की दुनिया 5 साल तक सेफ है भाई। 5 साल बाद टीचर्स के अस्तित्व में भी खतरा आने वाला है। ऐसे रोबोट जो एकदम ह्यूमन दिखते होंगे, या होलोग्राफी टेक्निक से कोई इंसान है नहीं पर आपको नजर आ रहा है कि इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब नजर आ रही है, हाव भाव भी सब कुछ है, उसके दिमाग में AI की चिप लगी हुई है, वो सारी भाषाएं जानता है, सारे विषय जानता है, उसका उच्चारण एकदम सहज हो चुका है 5 साल बाद। और वो जब मैथ्स पढ़ाएगा तो 99% ह्यूमन टीचर से अच्छा पढ़ाएगा। क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में स्कोप शायद 8-10 साल का है। ये AI की दुनिया बहुत गजब करने वाली है, ये भी हमारे जीते जी होना था। तो इससे ज़्यादा रोचक समय किसका होगा। एक पॉलिटिकल थिंकर हैं लास्की नाम के, जी, हैरोल्ड लास्की, H.J. लास्की, हैरोल्ड जे लास्की, 1893 में पैदा हुए, 1950 में मरे। तो मैं अक्सर क्लास में जाता था कि इनका टाइम कितना इंटरेस्टिंग था, आप सोच के देखो। 1893 में पैदा हुए इंग्लैंड में, जब ये जवान हो ही रहे थे 1914 में, यानी कि जब 21 साल के थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हो गई, USSR बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही लीग ऑफ नेशंस बना इनके सामने। फिर हिटलर वाला सारा वो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम बाद ये यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, और लगभग उसी समय में सारे देश आज़ाद हुए, भारत भी आज़ाद हुआ। कितना इंटरेस्टिंग टाइम है, दोनों विश्व युद्ध देखे, USSR को देखा, भारत की आज़ादी को देखी। तो मैंने कहा मुझे रश्क होता है कि इन लोगों का टाइम, अब मुझे लगता है कि उनको रश्क होगा कि हम किस टाइम में होगा। हमने ज़्यादा चेंजेस देखे, और इतने चेंजेस को डाइजेस्ट करना आसान भी नहीं होता एक पीढ़ी के लिए। तो ये वापस उसी सवाल को पे मुझे लाता है कि हमारे बच्चे कैसे भविष्य में बढ़ रहे हैं। चिंता होती है आपको? हाँ, चिंता होती है, मुझे भी होती है। हाँ, चिंता 2 वजहों से। पहली बात तो ये कि हमारे समय में कम से कम कुछ रेगुलेशंस थी कंटेंट को लेकर। हम लोग भी जब छोटे थे, स्कूल में थे, हम भी ऊट पटांग चीज़ें ढूंढ के पढ़ ही लेते थे, देख ही लेते थे। हाँ। पर फिर तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत तप, और उसके बाद खतरा, कोई टीचर ना देख ले, कोई शिकायत ना कर दे, उसके बाद स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। पता नहीं कितने संकट झेलने के बाद एक कहानी पढ़ने को मिलती थी, ऊट पटांग टाइप की, या कोई चित्र ऐसा। अब आज की जनरेशन फ़ोन के मामले में हमसे स्मार्ट ही हैं, लैपटॉप के मामले में हमसे स्मार्ट है। और कोई चेक नहीं है कि अगर 3 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी कुछ देखना चाहे तो वो किसी भी लिमिट से आगे का कंटेंट देख सकता है। प्री मैच्योरिटी एक खतरनाक सच्चाई है, और अब तो मेडिकल साइंस ने मान लिया है कि जो आमतौर पे जो लड़कियों की उम्र थी मासिक धर्म शुरू होने के 13 साल के आसपास, वो 1 साल प्रीपोन हो गई है, 12 पे आ गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी है, जिससे कई फैक्टर्स हैं, जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अब कंट्रोल्स नहीं है, उनको वो सब जानकारियाँ बहुत पहले मिल रही हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दिमाग बदल रहा है। इसलिए आप देखेंगे 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी आजकल जब सेल्फी भी खिंचवाते हैं तो वो इतनी अदाएं उनके अंदर आ चुकी होती हैं जो 15, 18, 20 साल से पहले नहीं है तो ठीक रहता है। तो प्री मैच्योरिटी हमारी नई जनरेशन का एक बड़ा सच है, जिससे हम बच नहीं सकते। और उम्र निकलने के बाद भी
बूढ़े न होना ये दूसरा है। तो जवानी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अब वो 8-9 साल से शुरू होकर 60-70 साल तक का मामला बन गया है। तो एक तो ये चिंता होती है कि दूसरा वही कि ये बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे तकनीक से हारेंगे। मतलब पिछले 70,000 साल में कम से कम मनुष्य के पास एक भरोसा रहा कि हम सबसे समझदार हैं। कोई हमसे समझदार नहीं। मतलब ये हो सकता है कि आप मुझसे समझदार हैं, पर एज ह्यूमन बीइंग्स हम कम से कम मोर, बैल, कुत्ता इन सबसे समझदार हैं। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में मनुष्य बुद्धि के मामले में हारने वाला है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के। हाँ, और बुरी तरह हारने वाला है। ये हल्का फुल्का हारने का मामला नहीं है, बिल्कुल बुरी तरह हारने वाले हम लोग। तो हमारी नई जनरेशन वो पहली जनरेशन है, मतलब पहले शायद हम हैं, वो दूसरे हैं, पर हमने अपना करियर बना के लगभग मैनेज कर लिया। हाँ, जी लिया हमने। जिन अनिश्चितताओं से उनको झेलना है अभी आगे। और हम जितने स्मार्ट इस अनुभव की वजह से हो गए हैं 20-25 साल के, तो मशीनें जब तक वैसी होंगी तब तक हम 60 के हो जाएंगे। तो हम कम से कम अपना करियर निकाल लेंगे। हाँ। लेकिन जो अब की जनरेशन है वो कुछ भी करती हो